दोस्तों आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लोकतंत्री व्यवस्था का संकट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टू द प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करते हैं लोकतंत्री व्यवस्था का संकट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आर्थिक कारक गरीब हटाओ का नारा कुछ खास नहीं कर पाया था। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ रहा था। अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देनी बंद कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के बढ़ने से विभिन्न चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। औद्योगिक विकास की बात करें तो औद्योगिक विकास की दर बहुत कम ही हो गई थी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। सरकार ने खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को वेतन रोक दिया। छात्र आंदोलन। गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद, तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें तथा उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू किया था। मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतें, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार ने छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। जयप्रकाश नारायण जेपी के भी नाम से जिन्हें जाना जाता है, नई सिंध आंदोलन का नेतृत्व दो शर्तों पर स्वीकार किया। आंदोलन है जो अहिंसक रहेगा, ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगा अपितु राष्ट्रव्यापी होगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात की थी। जेपी ने भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और जैसे गैर कांग्रेसी दलों के समर्थन से संसद मार्च का नेतृत्व किया। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित बताया था। नक्सलवादी आंदोलन। इसी अवधि में संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता बढ़ी। इन समूहों ने मौजूद राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यापकता व्यवस्था का समाप्त करने के लिए हथियार और राज्य विरोधी तरीकों का सहारा लिया। 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलवादी इलाके के किसानों ने हिंसक विद्रोह किया था, जिसे नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी ने क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। नक्सलियों ने धनी भूस्वामी से बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दी। वर्तमान में 9 राज्यों के 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में नक्सलवादी हिंसा जारी है। इनकी मांगें निम्नलिखित है। इन इलाकों के लोगों को उपज में हिस्सा, पट्टे की सुनिश्चित अवधि और उचित मजदूरी जैसे बुनियादी हक दिए गए। जबरन मजदूरी, बाहरी लोगों द्वारा संसाधन का दोहन तथा सूदखोरों द्वारा शोषण से इन लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए। रेल हड़ताल। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में हड़ताल की। सरकार ने हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया और उनकी मांगें स्वीकार नहीं की। इससे मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, आम आदमी और व्यापारियों में सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हुआ। न्यायपालिका के संघर्ष। सरकार के मौलिक अधिकारों में कसौटी, संपत्ति के अधिकार में काट छांट और नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज्यादा शक्ति देना जैसे प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। सरकार ने जे.एम. सेलेट, के.एस. हेगड़े तथा एन.एन. ग्रोवर के वरिष्ठता की अनदेखी करके एन.एन. रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करवाया। सरकार के इन कार्यों से प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की बातें होनी लगी। आपातकाल की घोषणा। 12 जून 1974 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन
नादेश सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, परंतु मंत्रिमंडलों की बैठक में भाग नहीं लेंगी। 25 जून 1975 की जेपी की नेतृत्व में इंदिरा गांधी ने इस्तीफा की मांग की, लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सरकार के आंतरिक और असंवैधानिक आदेशों का पालन न करें। 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 352 आंतरिक गड़बड़ी होने के तहत पर राष्ट्रपति से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। आपातकाल के परिणाम: विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात इस्लामी पर प्रतिबंध, धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक, नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी कर दिए गए। सरकार ने निवारक नजरबंदी कानून के द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन अखबारों को जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था वे उनकी खाली जगह में छोड़ देते थे। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने प्रकाशन बंद कर दिया था। कन्नड़ लेखक शिवराम करांत और हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने आपातकाल के विरोध में अपनी पदवी सरकार को लौटा दी थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती न देने पाना तथा विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से 6 साल बढ़ाकर कर देना आदि। आपातकाल पर बहस: पक्ष: बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्यवाही के लोकतंत्र बाधित होता है। विरोधियों द्वारा गैर संसदीय राजनीति का सहारा लेना, सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रम में अड़चन पैदा करना, भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचना। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू करने के कदम का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने समर्थन दिया। विपक्ष: लोकतंत्र में जनता को सरकार का विरोध करने का अधिकार होता है। विरोध आंदोलन ज्यादातर समय अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे। गृह मंत्रालय ने उस समय कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर नहीं की। संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग जैसे निजी स्वार्थ हेतु किया गया। आपातकाल के दौरान किए गए कार्य: 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेतिहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनः विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरों की समाप्ति आदि जनता की भलाई के कार्य शामिल थे। विरोधियों को निवारक नजर बढ़ी कानून के तहत बंदी बनाया गया। मौखिक आदेश से अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने तथा जबरन नसबंदी जैसे कार्य किए गए। आपातकाल के सबक: आपातकाल से हमें क्या सबक मिले उसके बारे में पढ़ेंगे। आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हुई, लेकिन जल्द ही कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट आया। इस प्रकार भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई है तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए हैं। संविधान के आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में देगी। आपातकाल में शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपना राजनीति औजार बनाकर इस्तेमाल किया था। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाई। आपातकाल के बाद की राजनीति: जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। कांग्रेस नेता बाबू जगजीवन राम के कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल का गठन किया, जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गया। जनता पार्टी ने आपातकाल की जातियों को मुद्दा बनाकर चुनावों को उस पर जनमत संग्रह कर दिया। 1977 में चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में 154 सीटें तथा जनता पार्टी को उसके सहयोगी दलों को 330 सीटें मिली। आपातकाल का प्रभाव उत्तर भारत में अधिक होने के कारण 1977 में चुनाव में कांग्रेस को उत्तर भारत में ना के बराबर सीटें प्राप्त हुई।
जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तथा चरण सिंह व जगजीवन राम दो उप प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी के पास किसी दिशा नेतृत्व व एक साझे कार्यक्रम के अभाव से ये सरकार जल्द ही गिर गई। 1980 में लोकसभा में कांग्रेस ने 353 सीटें हासिल करके विरोधियों को करारी शिकस्त दी। शाह आयोग आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार द्वारा मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग द्वारा एकत्र किए गए प्रमाणिक तथ्य आपातकाल की घोषणा का निर्णय केवल प्रधानमंत्री का था। समाचार पत्रों, कार्यालयों की बिजली बंद कराना पूर्णतः अनुचित था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के निर्देश पर अनेक विपक्षी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी गैरकानूनी थी। मीसा कानून का दुरुपयोग किया गया था। कुछ लोगों ने आधिकारिक पद पर न होते हुए भी सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप किया। नागरिक स्वतंत्रता संगठन का उदय हुआ। नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों के संघ का उदय हुआ अक्टूबर 1976 में हुआ। इन संगठनों में न केवल आपातकाल बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा गया। 1980 में नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों के संघ का नाम बदलकर नागरिक स्वतंत्रता के लिए लोगों का संघ रख दिया गया। गरीबी, सहभागिता, लोकतंत्रीकरण तथा निष्पक्षता से संबंधित चिंताओं के संदर्भ में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संगठन CLOS ने अनेक क्षेत्रों में संगठित होकर कार्य करना प्रारंभ किया। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट टू द प्रोग्राम में। तब तक के लिए